हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। सीएजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में आप लोगों ने इनकम टैक्स में सैलरी हेड में जो आपके टॉपिक आपने स्टडी किया वो वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार था। स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया कि ऐसी फैसिलिटी यानी कि ऐसी सुविधा का मूल्य जो सभी कर्मचारियों के लिए टैक्सेबल था। इसके बाद आप लोगों ने स्टडी किया कि केवल स्पेसिफिक एम्प्लॉइयों के लिए ऐसी फैसिलिटी की वैल्यू टैक्सेबल होगी। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया वैल्यू ऑफ मोटर कार, यानी कि मोटर कार को मैंने वेल एक्सप्लेन्ड अपने पिछली क्लास में किया। आज का टॉपिक स्टूडेंट्स आपका है, नोट कीजिएगा फैसिलिटी ऑफ सर्वेंट, स्वीपर, कुक, फैसिलिटी ऑफ सर्वेंट, कुक, गार्डनर एंड वॉचमैन। ध्यान दीजिएगा, ऐसी फैसिलिटी यानी कि फैसिलिटी ऑफ सर्वेंट, स्वीपर, कुक, गार्डनर एंड वॉचमैन, आपके एम्प्लॉयर ने ये आपको फैसिलिटी दी है। तो आप बताओ ये केवल स्पेसिफिक एम्प्लॉयों के लिए टैक्सेबल होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि यदि कोई ऑर्डिनरी एम्प्लॉय है तो उसके लिए समस्या है, उसका जो टैक्सेबल इनकम होगा ना, पता चलेगा कि टैक्सेबल इनकम कहीं ये सब इंक्लूड हुआ, स्पेसिफिक एम्प्लॉय नहीं है, तो पता चलेगा इन सब की वैल्यू ही ज्यादा हो जाएगी, टैक्स उसका ज्यादा आ जाएगा, तो टैक्स देने में सक्षम नहीं होगा। तो इनकम टैक्स एक्ट ने सीधे कहा कि ऐसी फैसिलिटी केवल स्पेसिफिक एम्प्लॉइयों के लिए टैक्सेबल होगी। तो चलो, इनका जो पर मंथ सैलरी पेड बाय एम्प्लॉयर will be वैल्यू ऑफ फैसिलिटी, यानी इस फैसिलिटी की वैल्यू क्या होगी? तो सर, इस फैसिलिटी की वैल्यू होगी कि आपके एम्प्लॉयर ने जितना इसके लिए इनको पेड किया है पर मंथ, ये वैल्यू ऑफ फैसिलिटी होगी। ध्यान दीजिएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल्स आपके एम्प्लॉयर ने 500 पर मंथ सर्वेंट को दिया, इसका मतलब क्या हुआ? 6000, ये 6000 का अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, 6000 का अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। हाँ, एक चीज ध्यान देना कि यदि ऐसी सुविधाओं को एम्प्लॉय ने खुद अपॉइंट किया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यदि ऐसी सुविधाओं को एम्प्लॉय ने खुद अपॉइंट किया है, तब क्या होगा सर? अच्छा, एक बात बताओ, ऐसी सुविधाओं को एम्प्लॉय ने खुद अपॉइंट किया है तो ये सबके लिए टैक्सेबल फैसिलिटी हो जाएगा, सभी कर्मचारियों के लिए टैक्सेबल फैसिलिटी हो जाएगा। सभी के लिए टैक्सेबल फैसिलिटी होगा। तो फिर होता क्या है कि जब ये सभी के लिए टैक्सेबल हो जाएगा ना, तो ऐसे टाइम पे आप ये देखो कि इनके अपॉइंटमेंट किसने किए हुए हैं। सर, ये अपॉइंटमेंट यदि एम्प्लॉयर ने किया है, उसका पैसा यदि एम्प्लॉयर देता है, तो पर मंथ जो सैलरी होगी ना, वो टैक्सेबल हो जाएगी, लेकिन केवल वो स्पेसिफिक एम्प्लॉय के लिए। लेकिन ऐसी सुविधा यदि एम्प्लॉय ने खुद जनरेट की है, एम्प्लॉय ने खुद अपॉइंट किया है और उसका पेमेंट एम्प्लॉयर ने किया है, तो ये सभी एम्प्लॉइयों के लिए टैक्सेबल होगा, सभी कर्मचारियों के लिए टैक्सेबल होगा। अभी आपके दिमाग में चल रहा सर, समझ में नहीं आया, चलो मैं समझाता हूं। यदि एम्प्लॉय ने अपॉइंट किया है इन्हें, या यदि
एम्प्लॉयर ने अपॉइंट किया हुआ है, तो एम्प्लॉयर ने यदि अपॉइंट किया है तो वो इनकी जो इनकी रेम्युनरेशन होगी देगा तो इट इज ओनली टैक्सेबल फॉर स्पेसिफिक एम्प्लॉय, यानी ये केवल स्पेसिफिक एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगा। लेकिन यदि इसका अपॉइंटमेंट एम्प्लॉय ने किया है तो इफ पेड बाय एम्प्लॉयर, भाई एम्प्लॉयर इनके वेतन को यदि दे देता है तो ये टैक्सेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय हो जाएगा। भाई ये टैक्सेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, जब एम्प्लॉय ने अपॉइंट किया हुआ है तो ये पेमेंट का ऑब्लिगेशन किसका है? पेमेंट का ऑब्लिगेशन सिंपल सी बात है एम्प्लॉय का है, और पेड किसने किया? सब एम्प्लॉयर ने किया। तो यदि एम्प्लॉयर ने किया तो ये ऑब्लिगेशन तो एम्प्लॉय का है। इट मीन कि एम्प्लॉय ऑब्लिगेशन पेड बाय एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय। ओके, आई होप ये टॉपिक आपको बहुत क्लियर होगा स्टूडेंट्स, आई होप कि ये टॉपिक आपको बहुत ही क्लियर होगा। चलते हैं तो नेक्स्ट लिखेंगे। नेक्स्ट जो फैसिलिटी है वो सभी एम्प्लॉइयों के लिए नहीं बल्कि केवल स्पेसिफिक एम्प्लॉइयों के लिए अगली जो फैसिलिटी हम आपको बताने वाले हैं, आप नोट कीजिए। गैस इलेक्ट्रिक एंड वाटर फैसिलिटी, आप नोट कीजिए। गैस इलेक्ट्रिक एंड वाटर फैसिलिटी, देखो ये भी स्पेसिफिक एम्प्लॉइयों के लिए टैक्सेबल पैकेजेस है। क्योंकि यदि एम्प्लॉयर आपको गैस की फैसिलिटी देता है, आप स्पेसिफिक एम्प्लॉय नहीं हो, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि आपकी सैलरी कम हो, आप गैस वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी दे दे और आपका टैक्सेबल इनकम जो है टैक्स के दायरे में आ जाए और पता चले कि आपका टैक्स ज्यादा हो जाए। तो आपके एम्प्लॉयर ने, आपको इनकम टैक्स एक्ट ने कहा है कि ये केवल स्पेसिफिक एम्प्लॉइयों के लिए, ऐसी फैसिलिटी केवल स्पेसिफिक एम्प्लॉइयों के लिए टैक्सेबल है। चलो भाई ये तो मान लिया कि स्पेसिफिक एम्प्लॉइयों के लिए टैक्सेबल। ध्यान दीजिएगा, अभी जो पार्ट्स चल रहे हैं आपके, ये केवल स्पेसिफिक एम्प्लॉइयों के टैक्सेबल की बात चल रही है। जी सर मालूम है, स्पेसिफिक एम्प्लॉइयों के लिए ही चल रहा है। अच्छा चलो देखो, ये जो गैस इलेक्ट्रिक एंड वाटर फैसिलिटी है ना, ये दो तरह से इसकी वैल्यू काउंट की जाएगी। सर कैसे काउंट की जाएगी? लिखेंगे इफ सच फैसिलिटी प्रोड्यूस बाय एम्प्लॉयर, और सेकंड भी बता देते हैं कि सच फैसिलिटी परचेज बाय एम्प्लॉयर एंड आफ्टर प्रोवाइड्स टू एम्प्लॉय। ध्यान देना बेटा, इसमें दो बातें हैं कि आपके एम्प्लॉयर ने क्या किया ना, ऐसी फैसिलिटी को या तो वो खुद प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे मान लो आप जो है ऐसे जगह पे एम्प्लॉय हो कि वो गैस बनाने वाली कंपनी है, गैस सिलेंडर्स देती है, तो आपको भी वो सुविधा देता है। तो यदि आप वहां उसके यहाँ एम्प्लॉय भी हो, आपको ये फैसिलिटी देता भी है, तो वैल्यू ऑफ परक्यूजेट्स, इसकी वैल्यू क्या होगी? वैल्यू ऑफ परक्यूजेट्स क्या होगी? प्रोडक्शन कास्ट per unit will be value of perquisites and include in employee salary। हाँ ये होगा। और यदि एम्प्लॉय से कुछ
रिकवर किया जाता है तो उसको रिकवर फ्रॉम आप लिख लें एम्प्लॉय। यदि एम्प्लॉय से कुछ रिकवर किया जाता है तो ये टैक्सेबल आ जाएगा। दैट इज क्लियर स्टूडेंट्स? हाँ सर, क्लियर तो हो गया कि यदि ऐसी फैसिलिटी की वैल्यू एम्प्लॉय से रिकवर की जाती है तो यदि एम्प्लॉय से कुछ रिकवर किया जाता है तो घटा देंगे, आप डिडक्ट कर लेंगे, बाकी की जो बचेगा वो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी आ जाएगा। जी सर। चलो बेटा इस पे आते हैं। इस पे क्या किया, इफ सच फैसिलिटी परचेज बाय एम्प्लॉय, मालूम है एम्प्लॉय उसका प्रोड्यूसर नहीं है बल्कि परचेज कर रहा है, परचेज करने के बाद अपने एम्प्लॉय को देता है। तो लिखेंगे, यहां लिखेंगे वैल्यू ऑफ फैसिलिटी क्या होगा, कास्ट ऑफ परचेज पर यूनिट जो आएगा। भाई एम्प्लॉयर तो खर्चे, एम्प्लॉयर तो कॉस्ट लगाएगा ना, कोई लागत लगाएगा फिर वो आपको देगा। तो जो फिर खुद आपको देगा तो वो उसकी कॉस्ट हो जाएगी लेस रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय, ये आप माइनस कर लोगे, ये जो आएगा ये वैल्यू ऑफ फैसिलिटी हो जाएगा, वैल्यू ऑफ फैसिलिटी हो जाएगा। दैट इज क्लियर स्टूडेंट्स? यस यस सर, क्लियर हो गया। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आपको फैसिलिटीज आपके एम्प्लॉयर से मिलती है या एक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से जो फैसिलिटी मिलती है वो ये है कि, नोट कीजिएगा, एजुकेशन फैसिलिटी। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, एजुकेशन अलाउंस नहीं बल्कि एजुकेशन की फैसिलिटी है। क्या चीज भाई? एजुकेशन अलाउंस नहीं, एजुकेशन जो अलाउंस था वो एम्प्लॉय को मॉनेटरी टर्म्स में मिलते थे और उसे वो अपने बच्चों की शिक्षा के लिए खर्च किया था, उसके बदले उसको अलाउंस मिलते थे। बेटा यहाँ पे ये सुविधा है, ये फैसिलिटी है। जी सर, सुविधा है, यानी कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बच्चों को एजुकेशन फैसिलिटी दिया हुआ है। फैसिलिटी का मतलब कि एम्प्लॉय का बच्चा उसके कॉलेज में या उसके द्वारा एडमिटेड किसी कॉलेज में उसका बच्चा पढ़ता है, इट इज फैसिलिटी। देखो जो एजुकेशन फैसिलिटी होती है ये दो टाइप की होती है। अब आपके दिमाग में चलेगा सर एजुकेशन फैसिलिटी भी दो टाइप की होती है। जी, इनकम टैक्स एक्ट के वैल्यूएशन के सेंस में जो अलाउंस जो फैसिलिटीज काउंट की जाएगी एजुकेशन की, वो दो तरह से हम लोग काउंट करेंगे। पहला कि स्कूल और इंस्टीट्यूट रन बाय एम्प्लॉयर। दूसरा, इंस्टीट्यूट और कॉलेज और स्कूल नॉट रन बाय एम्प्लॉयर। जी सर, ये तो बात हुई कि या तो स्कूल एम्प्लॉयर का है या तो स्कूल एम्प्लॉयर का नहीं है, दो जगह पे वो शिक्षा सुविधा दे सकता है। हाँ सर, बिल्कुल दे सकता है। तो बेटा इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें पहला, इफ एजुकेशन कॉस्ट नॉट मोर देन 1000, ठीक है, यानी कि एजुकेशन की कॉस्ट यदि 1000 तक है, नॉट मोर देन 1000 पर चिल्ड्रेन, पर चाइल्ड, सच फैसिलिटी विल बी एग्जेम्प्ट, सच फैसिलिटी विल
एग्जेम्प्ट। ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट केस था, ठीक है, फर्स्ट केस, ये इसमें हम लिख लें, ये फर्स्ट केस था कि यदि एजुकेशन की कॉस्ट 1,000 रुपए तक है, चाहे इम्प्लाई हो, चाहे इम्प्लॉय के बच्चे हों, या उसके यदि कोई डिपेंडेंट चिल्ड्रन हो, तो 1,000 पर मंथ पर बच्चा। अब आप कहेंगे सर कितने बच्चे, तो बच्चे चाहे जितने भी हों, फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग उसने जो है इनकम टैक्स एक्ट ने कहा है कि 1,000 पर चिल्ड्रन यदि एजुकेशन की कॉस्ट आती है तो यहां तक एग्जेप्ट है, ठीक है। सर अदर केस में 1,000 रुपए से ज्यादा आती हो, इफ एजुकेशन कॉस्ट, अच्छा, इफ एजुकेशन कास्ट मोर देन 1,000 पर मंथ पर children, the excess amount will be taxable। यानी कि 1,000 पर मंथ पर चिल्ड्रन माइनस कर लेंगे स्टूडेंट, ये ध्यान दीजिएगा। और अच्छा सर, इसका वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, कैसे मानेंगे कि उसकी एजुकेशन कास्ट है, क्योंकि वो तो एम्प्लॉयर के खुद का स्कूल है। हाँ, ये भी सही है कि एम्प्लॉयर के खुद का स्कूल है, तो यदि एम्प्लॉयर की खुद का स्कूल है तो उसी लोकेलिटी में जो सिमिलर कॉलेज होंगे उनकी उसी एजुकेशन की कॉस्ट क्या होगी, इस बेस पे काउंट कर लिया जाएगा। यदि एजुकेशन कास्ट 1,000 से ज्यादा है तो 1,000 से जितना ज्यादा है वो टैक्सेबल हो जाएगा, बाकी का पैसा 1,000 तक एग्जेम्प्ट हो जाएगा पर मंथ पर चिल्ड्रन। हाँ, यदि इम्प्लॉय के बच्चे हों तो भी ये कंडीशन फॉलो होगा, यदि उसके डिपेंडेंट चिल्ड्रन हैं तो भी, यानी फैमिली मेंबर्स के भी चिल्ड्रन हैं, अपने नाम से वो उसका एडमिशन लिए हुए है अभिभावक के रूप में, तो उनका भी सेम कंडीशन फॉलो किया जाएगा, ठीक है। अब देखो, यदि एजुकेशन कॉस्ट, यदि